How are you all? Hope you all are doing well. Myself Nivedita Mishra and I welcome all of you to my YouTube channel Study with Nivedita. आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस जो हमने इससे पहले वीडियो में स्टार्ट किया था, आज उसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और 2 या 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था। अब कुछ मेन कंसंट्रेशन टर्म्स बाकी रह गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल्स फ्रैक्शन। मोल्स फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट हम कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन मास ऑफ जो भी सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, या फिर हम कहते हैं तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, मोलार मास, या फिर हम डायरेक्टली कह दे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना हो, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में 40 ग्राम HCl दिया हुआ है। 40 ग्राम क्या है हमारे पास? HCl। सबसे पहले HCl का मोलार मास निकालेंगे या फिर कहें तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जितने कंपोनेंट्स होते हैं सबके इंडिविजुअल मास का सम निकालते हैं। H है, H का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 1 होता है, प्लस क्या है हमारे पास? Cl है। Cl का मॉलिक्यूलर मास होता है 35.5, ठीक है, 35.5। ये हमें मिल जाएगा 36.5 मोलार मास मिल गया हमें, और गिवन मास है 40 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 36.5। तो जो भी नंबर आएगा वो उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक, ये तो हो गई नंबर ऑफ मोल्स की बात। अब हम जानते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैंने आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इसी नंबर ऑफ मोल्स से जुड़ा हुआ है। ये मोल फ्रैक्शन क्या कहता है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जिसका भी हम मास निकाल रहे हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से किसी के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होता है, सबसे ऊपर क्या रहेगा हमारे पास? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लें। देखिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? काई से काई या फिर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सॉल्यूट को क्या माना था? लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो सॉल्यूट को हमने बी माना था और सॉल्वेंट को हमने ए माना था। सॉल्वेंट हमारे पास ए था और सॉल्यूट हमारे पास बी था। ठीक है, सॉल्यूट ए है, बी है और सॉल्वेंट ए है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हो तो हम क्या लिखेंगे? काई बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है? रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे? एनबी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एनबी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसको किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स से। सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल लेंगे? Na प्लस एनबी। सॉल्यूशन में कितने? देखिए, Na प्लस एनबी, सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे? सॉल्यूशन वही तो होता है कि एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिलाएं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, उन दोनों का सम नीचे रखेंगे और सॉल्यूट का ऊपर रखेंगे। तो ये हमें पहला फॉर्मूला मिल गया। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो इससे निकालेंगे। दूसरा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो काई ए इज इक्वल्स टू
Na अपॉन Na प्लस Nb। Na प्लस Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें दूसरा भी मिल गया फॉर्मूला का, ये इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमारे पास मोल फ्रैक्शन के आ गए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो यहाँ हम बेसिकली क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशंस के ही बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपाउंड है? केवल 2 हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। तो हमें यहाँ 3 फॉर्मूला मिलते हैं मोल फ्रैक्शन के। पहला है काई बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, काई ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसमें एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इन दोनों का सम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों ही फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम अपने बचे हुए 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, जिसमें से पहला है मोलारिटी और दूसरा है मोलालिटी। ये दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम मोलारिटी को देखते हैं। मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। अब मोलारिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by number of moles of solute divided by volume of solution in liters, volume of solution in liter। मोलारिटी क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, सो मोलारिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मोलारिटी तभी एग्जैक्ट निकलेगी जब हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में लेंगे, लीटर्स या फिर डेसीमीटर क्यूब में। वैसे सिंपल आपके लिए लीटर होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही हमारी मोलारिटी होती है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो M इज इक्वल्स टू NB। NB B क्या है? सॉल्यूट, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम लेना है किसमें? लीटर में, और वॉल्यूम किसका लेना है? सॉल्यूशन का लेना है। ठीक है, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए इसकी यूनिट अगर हम देखें, मोलारिटी की यूनिट ऑफ मोलारिटी यहीं से डिराइव करते हैं। यहां से डिराइव करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स अपॉन नीचे वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर है। तो फिर हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स लीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोल्स लीटर इनवर्स। तो ये मोलारिटी थी। मोलारिटी का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में यूज किया गया है। आगे आप इस सॉल्यूशन चैप्टर में और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें मोलारिटी और मोलालिटी इन 2 क्वांटिटीज का डिस्कशन सबसे ज्यादा किया हुआ है। अब देखिए, अब हम अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं, जो कि है मोलालिटी। क्या पढ़ेंगे हम? मोलालिटी। मोलालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट दोनों ही सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग टर्म्स में बताते हैं। मोलालिटी क्या? मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं।
मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। नंबर of moles of solution, moles of solute, number of moles of solute divided by volume, वॉल्यूम या फिर हम वेट लिख देते हैं क्योंकि केजी में लेना है हमें, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में लेना है हमें क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या देता है हमें? मोलैलिटी देता है। मोलैलिटी जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे हम ले सकते हैं WA। किसमें? केजी में लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय WA यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? स्मॉल m NB है, इसमें भी ऊपर क्या होगा? मोल होगा, और नीचे क्या होगा? केजी दिया हुआ है, तो मोल केजी इनवर्स, ठीक है, या फिर मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, ठीक। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया मोलैलिटी का। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जिसमें से मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू NB अपॉन WA। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। किसमें? केजी में। यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या है हमारे पास? मोल्स पर केजी या फिर मोल केजी इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन। ये इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं। अब हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल से पे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने अब तक पढ़े उसमें से कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो बढ़ या घट सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो हम देख लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने पर कौन चेंज हो सकता है, और दूसरी चीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखिए टेम्परेचर पे चेंज कौन होगा? जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा वही कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जो भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम के टर्म में दिखाया जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज होती है। टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होती है, तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में आएंगे वो भी चेंज होंगे टेम्परेचर को चेंज करने पे। यही रीजन है कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अब चलिए स्टार्टिंग से एक एक कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था वेट बाय वेट फ्रैक्शन, W बाई डब्ल्यू यानी कि दोनों ही वेट है, मास है, इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, जिसमें वॉल्यूम आएगा वही डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में सबसे पहला आ गया वेट बाय वेट परसेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आ रहा है यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में पहला कौन सा आ गया? वेट बाय वॉल्यूम
परसेंटेज। ठीक, दूसरा फिर तीसरा था हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें तो दोनों ही टर्म्स वॉल्यूम के हैं, तो ये भी ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा, तो V बाई V परसेंट। अब नेक्स्ट और कौन सा था हमारे पास, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो ppm ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। फिर हमारे पास आया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में भी कहीं पर भी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोल फ्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी में क्या, मोलैरिटी की डेफिनेशन अगर आप याद करें तो वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर किसका, वॉल्यूम का टर्म आया, यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो फिर हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन आ गया, मोलैरिटी। ठीक, लेकिन मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात की गई, ना कि वॉल्यूम की। तो वेट जब आएगा तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और अगर वॉल्यूम आएगा तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो मोलैरिटी भी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये स्मॉल एम वाला और ये कैपिटल एम वाला। ठीक, तो ये हमारे पास एक लिस्ट प्रॉपर तैयार हो गई कि कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे और कौन से टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। चलिए अब हम ना फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से ही लेना स्टार्ट किए। ये हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and CCl4। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। If 22 ग्राम of benzene is dissolved in 122 ग्राम of carbon tetrachloride CCl4। क्या दिया, पूछा गया है हमसे, हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किसका किसका, बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कब कैलकुलेट करना है, जब 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में डिसॉल्व किया गया है। यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट, देखिए जब भी क्वेश्चन में जिस क्वांटिटी को कम दिया जाता है वो सॉल्यूट होती है, और जो क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में होती है वो हमारे पास सॉल्वेंट होती है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं हमारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्वेंट यानी कि ए क्या है हमारे पास, CCl4। CCl4 इसका मास क्या दिया हुआ है, WA क्या हमारे पास है, 122 ग्राम। B क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है हमारे पास बेंजीन C6H6। इसका मास WB कितना दे रखा है, 22 ग्राम। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या क्या है, मास परसेंट। ये तो इतनी गिवन चीजें हो गई हमारे पास। अब हमसे पूछा गया है मास परसेंटेज, यानी कि W/W परसेंट पूछा गया है। W/W परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें गिवन नहीं है, हमें तो केवल मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट ही गिवन है। तो ऑब्वियसली जब किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन इन्हीं दोनों से मिलकर बना होगा। तो हमें अगर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम WA प्लस WB अगर कर दें तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मास परसेंट ऑफ C6H6। मास परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, बेंजीन का मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, 22 ग्राम। WB डिवाइडेड बाई WA प्लस WB। ठीक, अब देखिए WA हमें कितना मिल गया, WB मिल गया हमें 22 ग्राम, और नीचे क्या है हमारे पास, WA प्लस WB 122 ग्राम प्लस 22 ग्राम, 122 प्लस 22। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22/144। और जब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा हमें परसेंटेज निकालना है तो हम यहाँ इंटू 100 भी करेंगे,
इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले बताना भूल गई, बट अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लीकेशन करना कंपल्सरी है। तो 22 यहाँ पे भी इंटू 100 और 22/144 इंटू 100। तो हमारे पास परसेंटेज कितना मिल जाएगा, हमें बेंजीन का परसेंटेज मिलेगा इसे सॉल्व करने पर 15.28%। ठीक है, तो बेंजीन का यानी कि W/W परसेंट, W/W परसेंट ऑफ C6H6 कितना मिल गया हमें 15.28%। ठीक, पहला आंसर मिल गया। दूसरी चीज हमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंट निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम या तो इस पूरे फॉर्मूले का फिर से यूज करें, जहां पर हमने बेंजीन का मास रखा है उसकी जगह हम CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास रखें और हमें फिर से आंसर मिल जाएगा। नहीं तो हमने W/W परसेंट में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट या सॉल्वेंट मिक्स है। तो फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि 100 माइनस अगर हम कर दें 100 माइनस W/W परसेंट ऑफ B, तो हमें A का मिल जाएगा W/W परसेंट ऑफ A का मिल जाएगा हमें। तो हम सिंपली वही काम यहाँ पर करेंगे, 100 माइनस 15.28%। तो हमें मिल क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 84.72%, 84.72%। तो हमें यहाँ पर अपने दोनों आंसर्स मिल चुके हैं, एक मिला हमें 15.28% और दूसरा 84.72%। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, मास परसेंटेज निकालना सीखा। जब दो चीजों का मास परसेंट पूछा हो एक ही सॉल्यूशन के अंदर, तो हम एक निकाल करके दूसरे का निकालने के लिए उसको 100 में से माइनस कर दे तो भी हमें दूसरे का मास परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये क्या है। देखिए, calculate mole fraction of benzene C6H6 in a solution containing 30% by mass of it in CCl4। क्या दिया गया है, हमें हमसे पूछा गया है हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक सॉल्यूशन के अंदर 30% बेंजीन है बाय मास, और किसमें डिसॉल्व किया गया है, CCl4 में। यानी कि हमें देखिए मास परसेंटेज का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें दिया हो 30% ऑफ इट बाय मास, यानी कि 30% ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम बेंजीन है। तो हमें यहाँ से बेंजीन का मास पता चल गया 30 ग्राम। 100 में से अगर हम 30 माइनस कर दें तो हमें CCl4 का मास पता चल जाएगा 70 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, MB मिल गया हमें, या फिर WB लिख लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया हमें 30 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया हमें 70 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 70 ग्राम। ये क्या है, 30 ग्राम बेंजीन है C6H6, और WA ये सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, CCl4। ठीक है, तो दोनों का हमें गिवन मास पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो फिर मोलर मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले C6H6 का अगर हम मोलर मास निकालें, MB निकालें, तो हमें क्या मिल जाएगा, C का मास होता है 12 इंटू 6 इज इक्वल, और प्लस क्या दिया H6 भी है तो प्लस 1 इंटू 6, हमें क्या मिल जाएगा, 12 6 72 प्लस 6 78, हमें मिल गया 78 ग्राम। क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। अब हम CCl4 का भी निकाल लेते हैं। CCl4 का मास कैसे निकालेंगे, MA। सेम इसी तरीके से
12 सी है, 12 प्लस 35.5 होता है क्लोरीन का मास, और क्लोरीन कितना है 4 है, तो हमें क्या मिल जाएगा 12 प्लस 35.5 इंटू 4, तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास मिल जाएगा 154 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, पर मोल इसके आगे भी लगा लेते हैं। ठीक, ये हमें इसका मोलर मास निकल गया। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, अब हम NB फाइंड आउट कर लेते हैं। NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Na फाइंड आउट कर लेते हैं यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। NB हमें क्या मिल जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो NB निकालने के लिए WB डिवाइडेड बाय MB। WB क्या है हमारे पास 30 और MB 78। 30 डिवाइडेड बाय 78, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारे पास बेंजीन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.38 मोल्स। ठीक है, 0.38 मोल्स हमें बेंजीन के मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालें यानी कि CCl4 का, तो WA डिवाइडेड बाय MA। WA डिवाइडेड बाय MA हमें क्या मिल जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 154 ग्राम। 70 डिवाइडेड बाय 154 ग्राम, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 0.45 मोल्स। ठीक है, 0.38 मोल्स हमें NB मिल गया और 0.45 मोल्स हमें Na मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यानी कि काई बी। बेंजीन क्या है, सॉल्यूट है, तो काई बी इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। NB क्या निकाला हमने 0.38 निकला अभी NB, और Na क्या निकला 0.45, तो हम सिंपली लिख देंगे 0.38 डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.45, क्योंकि नीचे क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो दोनों का एडिशन हम यहाँ रख देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मिल जाएगा 0.459। ठीक है, 0.459, ये हमें क्या मिल जाएगा, काई बी की वैल्यू हमें मिलेगी, काई बी या फिर काई C6H6, क्योंकि उसी का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था, वही उसी को हमने B से डिनोट किया था। बेंजीन का जो हमें नंबर मोल फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.459, ये हमारा फाइनल आंसर है। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज का होता है, इसलिए ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.459 नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन दिस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट किया, फिर मॉलिक्यूलर मास निकाला दोनों का, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और उसके बाद फाइनली मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रख के आंसर सॉल्व किया। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा गया है कि हमें एक्वस सॉल्यूशन बनाना है यूरिया का, जिसकी कंसंट्रेशन मोलालिटी दी हुई है, मोलर लिखा हुआ है यानी कि मोलालिटी दी हुई है, मोलालिटी हमें गिवन है सॉल्यूशन की स्मॉल m 0.25। ठीक है, 0.25 हमें मोलालिटी गिवन है, और क्या गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर गिवन, मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर क्यों लिया हमने, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन गिवन था हमें, तो मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है हमें 2.5 kg दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ यूरिया निकालना है कि कितना मास यूरिया हमें इसमें डिसॉल्व करना है इतने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में सॉल्वेंट का वेट, तो केजी में हमें दिया हुआ है सॉल्वेंट का वेट वाटर का 2.5 केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, मोलारिटी दी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, एनबी, एनबी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम उसे यहां रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा स्मॉल m इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो यहाँ हमें नया फॉर्मूला मिल गया मोलारिटी का। अब हम इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा यूरिया का। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला गिवन है, NH2CO NH2, NH2 N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास हमारे पास है कितना, 14 है, इंटू 14 प्लस 2 प्लस H इंटू 1 2, फिर C 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ठीक, ये हमें मिल गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, हमारे पास ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया मिल गया हमें 60 ग्राम पर मोल। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, m इज इक्वल्स टू WA बाई MA डिवाइडेड बाई WB बाई MB अपॉन WA इन kg, ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला है। WA हमें पता है, स्मॉल m हमें पता है और MB हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.25 इज इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2.5, ठीक, ये इधर आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा WB इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें WB की वैल्यू मिल जाएगी और वो हमें मिलेगी 37.5 ग्राम, ठीक है। हमें मास ऑफ यूरिया क्या मिल गया, WB क्या था, मास ऑफ यूरिया, तो हमें मास ऑफ यूरिया फाइनली मिल जाएगा, मास ऑफ यूरिया इन दिस सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, 37.5 ग्राम। तो 37.5 ग्राम यूरिया की जरूरत है हमें 0.25 मोलर कंसंट्रेशन का एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये टोटल हमें मिल गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार आप इसे ध्यान से देखिए हमने किया क्या। सबसे पहले मोलारिटी हमें गिवन थी, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन था, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। उसके बाद मोलारिटी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करके हमने मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट किया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। आज की वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल किए। अब मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी कंप्लीट न्यूमेरिकल्स का, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड। तब तक के लिए मैंने आज जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ाए उन सब पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हमने किया है। आप एनसीईआरटी सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, अगर हो गया तो ठीक, वरना फिर हम आगे उसे भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।